मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम टॉपर सीरीज को लेकर के वीडियो को शूट नहीं कर रहे हैं, हम प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है ना कि 8 तारीख से आप सबके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होना है। एंड यदि मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर तो मैं कल ही आपको प्रोवाइड करा दिया था। एंड लीजिए, अब फुल सोल्यूशन का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण उत्तर मिलेगा। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छूटेगा। ना तो मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए टेलीग्राम पे जाइए, ना तो मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे भेजिए। ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि मैं आपको 100% सही और एक्यूरेट आंसर दूं। तो फाइनली वो वीडियो इसी के ऊपर होने जा रहा है। हो सकता है मिडिल एजुकेशन की वीडियो थोड़ी लेट देखने को मिले, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जब भी वीडियो आएगा तबाही मचाएगा और 100% एकदम रियल और जेन्युइन आंसर लेकर के आएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको क्लिक बैट दिखाता हूं। इस प्रकार से आंसर मैं और मेरी टीम द्वारा बाकायदे लिखा गया है। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा। पीडीएफ में कैसे तैयार किया हूं, आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूं। ये देखो भाई साहब, पूरे के पूरे फुल सोल्यूशन रेडी किया गया है। टेंशन की कोई बात नहीं है। और जल्द ही हमारी एक और तैयारी चल रही है। जैसे ही कंप्लीट होता है, हमारी टीम एक्टिव होती है, जल्द ही आपको कॉपी पर लिखित आंसर मिलेगा, जिस प्रकार से स्कूल में आप सब लिखते हैं। मतलब परीक्षा की कॉपी जो होते हैं ना, वहां पर भी लिखित आंसर दूंगा और बताऊंगा कि आपको वार्षिक परीक्षा में कैसे लिखना है। तो टेंशन नहीं लेना है। बस एकमात्र आपका अपना स्वयं का यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन से जुड़िए, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हर पेपर में फायर करोगे और टॉपर केवल और केवल आप कहलाओगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं और क्या होंगे सही उत्तर। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं की हिंदी का सेट नंबर ए है। कोई भी सेट आएगा, तुम मुझे बता देना कि मुझे इस सेट का सोल्यूशन दे दीजिए। तुरंत क्विकली आपको फुल सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय मिलेंगे 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी गई है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 100% रियल और जेन्युइन आंसर के साथ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद मतलब होता है ऐसे कौन से कवि थे, कौन से लेखक थे जिन्होंने प्रैक्टिकली को समझा और प्रैक्टिकली करके पढ़ना ज्यादा सही समझा। तो इसका सही आंसर अज्ञा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। इन्हें प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने बताया था कि अगर कोई चीज आप पढ़ाई करें तो प्रैक्टिकली पढ़ाई कीजिए, मतलब देख करके सीखिए। तो इसका सही आंसर अज्ञे पे टिक करना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, हरिल पक्षी से तुलना की गई। किसकी तुलना की गई है? कृष्ण की, उद्धव की, गोपी की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासी की। तो इसका सही आंसर कृष्ण की गई है, क्योंकि कृष्ण का जिस प्रकार से रंग था श्यामला, ठीक उसी प्रकार से इस पक्षी का रंग भी श्यामला होता है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है विभानुभाव, है ना। इसे विभव और अनुभव पढ़ते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ है तो विभानुभाव व्यवचारी संयोग द्रासा निष्पत्ति, यह परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? ये भरत मुनि ने दिया था। कौन ने? भरत मुनि ने दिया था इस परिभाषा को। किसके लिए? रस के लिए दिए थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? वन विभाग में, नगर पालिका में, नगर निगम में या शिक्षा विभाग में? तो नेताजी की मूर्ति नगर पालिका में लगाई गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पद विशेषण, ध्यान सुनना, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसकी पाठ करते थे? हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं, रामायण, गीता, चालीसा, महाभारत। इसका सही आंसर रामायण पे टिक करना है। अगर तुम माता का आंचल वाला पाठ अच्छे से रेडी किए होगे तो भोलानाथ के जो पिताजी थे, बाबूजी थे, वो रामायण का पाठ किया करते थे। गॉट इट? तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है उत्साह एक डैश 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 गीत है, प्रेरणा, आह्वान या भक्ति।
तो उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात सेकंड नंबर पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अरे भाई नाम से स्पष्ट है, भावों को उद्दीप्त करना, उद्दीप्त मतलब जगाना, तो उद्दीप्त करना मतलब उद्दीपन, उद्दीप्त उद्दीपन, उद्दीप्त उद्दीपन, ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड नंबर, भाव प्रधान साहित्य को डैश डैश कहते हैं। भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य। तो इसका सही आंसर आपको काव्य पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां डैश डैश मास से शुरू होती थी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है कार्तिक मास, अर्थात ये पीछे वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर कहता है डैश 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 डैश, वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थ ना होने का बोध होता है। ना बोला है भाई, निषेध ना होने का बोध होता है, मतलब निषेधात्मक वाक्य, सॉरी निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हो। बाकी इसका सही आंसर जो यहाँ पे लिखा है वही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो निषेधवाचक वाक्य इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में तुम्हारे लिख दिया ना निषेध, तो निषेध से निषेध, निषेध से निषेध, ठीक ऐसे जैसे उद्दीप से उद्दीपन, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आपको बताऊं ऐसे ही वार्षिक का पेपर रहेगा आपका, टेंशन मत लो यार, मिडिल एजुकेशन तुम्हारे साथ है। मिडिल एजुकेशन जब तक है तुम टॉप करोगे, तुम्हारे मोहल्ले के लड़के देखेगा। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डैश डैश विधा में लिखा गया है। तो यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, मतलब ये जो यात्रा कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे, उसी दौरान पर ये विधा लिखा गया था। ओके, तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है भाई। पूरे 12 के 12 नंबर तुम्हारे कहीं न कहीं हैं। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, क्या सही है? नहीं। जो व्यक्ति वीर होता है, महान होता है, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, और जो कायर होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल सत्य है। दृश्य काव्य मतलब ऐसा काव्य जब किसी को तुम देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करो, जैसे कोई सुंदर कन्या तुम देख लिया, अरे बाप रे क्या है ना तो आनंद की अनुभूति प्राप्त किए। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कन्याएं हैं तो वो बुरा ना माने, मेरा उद्देश्य समझाना। आप भी तो लड़के ताड़ती हैं, गलत थोड़ी ना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, नाट्य गद्य की गौण विधा में आता है, बिल्कुल सत्य है। जो नाटक है वो नाट्य है, वो गौण कला में आता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाती है, ठीक है, इसलिए इसे गौण विधा कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लखनऊ का वालम खीर प्रसिद्ध है, क्या पता है, मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन हाँ सच में प्रसिद्ध है। बालम खीर लखनऊ का भयंकर प्रसिद्ध है, लेकिन मैं कभी खाया नहीं। अब मैं लखनऊ जाऊंगा और बालम खीर खा के आऊंगा। मेरे साथ कौन कौन चल रहा है भाई? अगर मिडिल एजुकेशन के स्टूडेंट आप सब चल रहे हैं मेरी टीम बन करके, तो चलिए हम लोग कल लखनऊ निकलते हैं, कल ही प्री बोर्ड बाद में देंगे। नेक्स्ट कहता है शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार के होते हैं शब्द शक्ति। नेक्स्ट कहता है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, नहीं जी, गलत है। वो मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि वो बिलीव करते थे प्रैक्टिकल पर, मतलब प्रयोगवाद के विद्यार्थी थे, ठीक। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। अच्छा, सही जोड़ी की मैं बात करूं तो मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में खंगाला है ना, आंसर को मैं देखा, चलो कौन क्या बताते हैं। ओ भाई साहब, कुछ का कुछ आंसर बताया जा रहा है, कुछ का कुछ, मतलब कुछ भी बता रहे हैं भाई। उनको वीडियो शूट करना है, वीडियो जल्दी आए यूट्यूब चैनल में, इसके लिए कुछ का कुछ आंसर दे रहे हैं। अरे भैया, वीडियो जल्दी आए मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आंसर कितना जेन्युइन दे रहे हो। अगर आंसर सही दोगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने मेहनत किया। कुछ का कुछ आंसर दोगे तो उनको लगेगा क्या, मतलब क्या चल रहा है भाई। वीडियो टॉप में डाल दो, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वीडियो में उत्तर सही दे दो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये मैं नहीं कहता, ये सारे स्टूडेंट्स मानते हैं। सही जोड़ी देखो, सप्ताह का मतलब होता है सप्ताह का समूह, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सप्ताह का दिन बताया गया है, ठीक। लेकिन इसका सही आंसर बेटा प्लीज आप ऑप्शन नंबर खा सप्ताह का समूह ही लगाना, आपको पीडीएफ में यही आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, इसे कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। ये अनियोक्ति अलंकार का डेफिनेशन है, परिभाषा है। जिसका ज्ञान कम हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर अज्ञानी बताया गया है। मैं आप सबको बता देता हूँ, अज्ञानी का मतलब होता है जिसके ज्ञान ना हो, लेकिन जिसके ज्ञान कम हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, ठीक। नेक्स्ट कहता है लोकोक्ति, तो लोकोक्ति का सही आंसर आपको कहावत समझ करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है श्रुति, तो इसका सही आंसर आपको शब्द ध्वनि लगाना है।
लेकिन मिडिल एजुकेशन ऐसा कहता है कि श्रुति का सही आंसर शब्द ध्वनि मैच नहीं करता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन फाइनली यहाँ पर जितना ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आपको शब्द ध्वनि ही लगाना है। नेक्स्ट कहता है खेदुम, तो खेदुम मतलब होता है देवी देवताओं का निवास स्थान, इसे कहते हैं खेदुम। और आई थिंक ये जैन धर्म में माना जाता है, जैन या बौद्ध किसी में है, ठीक, उसे खेदुम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कुछ आंसर बताया गया है, तो थोड़ी अवेयर रहिएगा, जागरूक रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर कहता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आंसर लिखित दूंगा, टेंशन मत लो। अनुभव किसे कहते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने की सारी चेष्टा को अनुभव कहते हैं। किसे? शास्त्रों के अनुसार आश्रय के मनोगत भाव के व्यक्त करने की सारी चेष्टा को ही अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो संस्कृत निबंध हमें सभ्यता से जुड़े जटिल प्रश्नों से, जो सभ्यता संस्कृत से जुड़े जटिल प्रश्न होते हैं उससे टकराने की हमें प्रेरणा देती है। आंसर लिखित दूंगा, टेंशन मत लो, अभी दिखाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा, पहले समझ लो आप बेटा, देखो रटने से अच्छा पहले समझ लो। नेक्स्ट, दो स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि होगी? तो दो स्वर जब आपस में मिलते हैं स्वर संधि कहलाता है। भाई स्वर का मिलाप हो रहा है तो स्वर ही बनेगा ना। नेक्स्ट, भोलानाथ और उसके साथी आमोले को घिस कर क्या बजाते थे? तो सहनाई बजाते थे, सहनाई ऐसे, ठीक। नेक्स्ट, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो आरू ओ करुणा प्रभामय से लिया गया है, ठीक। तो आइए इनका आंसर दिखा देते हैं। बाकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के एक एक चीज की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हैं। इस प्रकार से लिखित आंसर मिलेगा। कॉपी में जल्दी आंसर लिखा जा रहा है, जैसे लिख जाता है तो कॉपी के थ्रू भी आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा और चौथा का उत्तर देखो, ये रहा पांचवें का उत्तर। आगे का आंसर दिखाएंगे आगे के क्वेश्चन के बाद। चलिए गॉट इट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। और इसके अर्थम कहता है कि प्रगतिवादी कोई दो कवि और उसकी रचना लिखी, तो हम ऊपर वाला कवर करेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? ये रहा आपके सामने। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचना की है या श्रृंगार रस प्रधान रचना की है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इतना लिखना है। नेक्स्ट कहता है जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन के बारे में लिखना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक। कोई एक लिखना था ना, 2 नंबर का प्रश्न बेटा देख लो, ज्यादा नहीं, 2 नंबर में पूछा गया है। 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, सिंपल सा आपको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, कामयानी जो कि एक महाकाव्य है, और करुणा लय ये एक गीत नाट्य है, मतलब नाटक है। तो ये दोनों रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। और क्या पूछा है? साहित्य में स्थान, ये काव्यगत विशेषता, भाव पक्ष कला पक्ष वगैरह नहीं पूछा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं और साहित्य में इनका स्थान देखते हैं। तो ये रहा भाई साहब इनका साहित्य में स्थान, हमसे जो पूछा है वही लिखना है, ठीक। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। तो डिसाइड करें बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? और ये प्रश्न इतने बार पूछा है, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, और देख लो प्री बोर्ड भी पूछा है, और डेफिनेटली वार्षिक में आएगा, तुम देख लेना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करें और धर्म नीति का पालन करें। बस इतना आपको लिखना है आसान भाषा में। मैं आपको पहले भी रटाया था और अभी भी रटा ही रहा हूं, तो रट लो। सिंपल सा, राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे और नीति धर्म का पालन करे। आंसर क्या लिखना है? ये रहा आपके सामने। अच्छा, इस पेपर और इस आंसर का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट कहता है 9वां नंबर, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? तो ये रहा भाई साहब फागुन की सुंदरता, ये अत्यंत मनोहक होता है यार, मतलब मन मोह लेता है। तो किसी की नजर नहीं हटती क्योंकि चारों तरफ हरियाली होता है और पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, फूल पत्तियां खिली होती हैं, बढ़िया जो मधुमक्खियां होती हैं, फिर भंवरे होते हैं, वो गुंजन करते हैं, इतना प्यारा दृश्य लगता है फागुन का मास, इसलिए नहीं हट रहा था इनका मन और मस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की अंतर बताना है। 10वां नंबर के प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ये रहा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का जो आकार होता है ना बेटा, वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है, लेकिन मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है, मतलब छोटा होता है। जो प्रबंध काव्य होता है इसमें कथाक्रम होना अनिवार्य है, मतलब कथाक्रम से चलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बोल दिए। लेकिन मुक्तक काव्य में कथाक्रम कोई नहीं चलेगा, जो आपसे कथा बोलना है वो बोलो, ठीक। इस प्रकार चलता है प्रबंध काव्य। मतलब अगर किसी का कहानी तुम सुना रहे हो ना, किसी कथा सुना रहे हो, तो जन्म से लेकर के तुम मृत्यु तक सुनाओगे, इसे कहेंगे प्रबंध काव्य, क्योंकि क्रम से सुना रहे हो। लेकिन मुक्त काव्य में ऐसा नहीं होता, जहां तुम पाए वहां सुनाने लगे, उनके बाल कांड को सुनाने लगे, युवावस्था को सुनाने लगे, है ना। इस प्रकार से होता है आपका मुक्त काव्य।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है 11वां नंबर, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद के लक्षण मतलब ये होता है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे आपको पता है कि दोहा में 4 चरण होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। बस इतना लिखना तो दोहा में, यही तो लक्षण है। लेकिन एग्जाम्पल ही पूछा है ना, तो एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे बंदह गुरु पदम पदम परागा सुरुज सुभाष सरसम रागा, ठीक है, आपका दोहा हो गया। और जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, उससे पहले दोहा पढ़ते हो, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज निज मोह गुस्सा है वर्ण जो दायक फलचार, है ना, ये सब दोहा के अंतर्गत आएगा। एंड ये रहा आपके सामने आंसर, यही आपको लिखना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अरे बाप रे भाई साहब, हमने तो कक्षा 10वीं में 98% लाया, भले हमारे परसेंटेज 18 हो, है ना, लेकिन हमने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया। बहुत सारे लोग करते भी हैं, तुम खुद देखोगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर कहता है, 12 नंबर में कहता है कि कपास दे भाव वाला, और अथम कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखो। देखो बेटा, प्रश्न 2 नंबर का तो अंतर भी आपको 2 लिखना, वार्षिक परीक्षा में ध्यान रखना। बाकी मैं तो कई सारे दिखाऊंगा, लेकिन आपको लिखना कोई 2 है। तो ये रहा भाई साहब जीवनी और आत्मकथा में। इस प्रकार से एक साइड आपको आत्मकथा लिखना है, एक साइड लिखना है जीवनी। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। मतलब यदि तुम स्वयं अपने बारे में लिख रहे हो तो उसे कहोगे आत्मकथा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में लिखूं उसे कहोगे जीवनी। आत्मकथा में लेखक स्वयं की कथा लिखता है, देख लो, और इसमें जीवनी में किसी महापुरुष के बारे में लिखता है, ठीक है। महापुरुष मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम फेमस हो गए तो तुम्हारे बारे में कोई लिख देगा तो वो जीवनी ही कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, मतलब काल्पनिक दुनिया से हो सकती है, लेकिन जो जीवनी होती है वो सत्य घटना पर आधारित होती है। जो घटना घटित होता है, क्योंकि दूसरे लोग लिखते हैं ना, और दूसरे लोग लिखते हैं तो डेफिनेटली स्वाभाविक बात है कि वो ज्यादा अच्छी बातें नहीं लिखेंगे। लेकिन तुम स्वयं अपने बारे में लिखोगे, अरे फेंक दिए यार कुछ का कुछ, अरे भाई साहब हम तो तोफ हैं, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 13वां नंबर कहता है राम रक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। आपके परीक्षा में यतीन्द्र मिश्र 200% आ रहा, वार्षिक परीक्षा में ध्यान रखना 200% आ रहा है यतीन्द्र मिश्र, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनका अलग से क्लास में लेकर के आऊंगा, इनका आपको रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष ये सब समझा दूंगा। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, तो आपको 2 रचना और साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये रहा बेटा राम रक्ष बेनीपुरी जी का, देख लो। बाकी परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा की बात करूं, यतीन्द्र मिश्र का पढ़ना है, ठीक। ये देखो उपन्यास इनकी कई सारी रचना लिखी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखी है, कोई आपको 2 लिखना है, ठीक। और भी देख लो। नेक्स्ट आप इनका भाषा शैली देख सकते हो। बाकी साहित्य में स्थान पूछा है तो सिंपल सा साहित्य में स्थान ये रहा आपके सामने, ठीक। एक बात बोलूं, साहित्य में स्थान जब भी पूछे ना, जिस कवि के बारे में या जिस लेखक के बारे में सिंपल से उसकी तारीफ लिख दो, वही होता है उसका साहित्य में स्थान, है ना। तारीफ मतलब साहित्य में बहुत अच्छे लेखक थे, इनके लेखन शैली बहुत ही अच्छी थी, आकर्षक था, आसान भाषा का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। ये अपनी कविता कहानी में निबंध, ये अपनी कविताओं में निबंधों का, कहानियों का, चित्रों का उपयोग करते थे। इस प्रकार से लिख दो, यही इनका साहित्य में स्थान कहलाता है। बाकी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। हमारा टॉपर सीरीज इसीलिए आया है, लेकिन अभी तो हमें थोड़ी प्री बोर्ड का देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो सिंपल सा ये उम्मीद जगाता है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करना चाहिए, बस, और कोई उम्मीद नहीं जगाता है। क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे हमेशा चश्मा लगा के रखते थे, ठीक। और एक दिन क्या हुआ कि वो चश्मा नहीं लगाए थे, तो एक व्यक्ति बस से गुजर रहा था, उसने देखा अरे बाप रे इन्होंने चश्मा नहीं लगाया, तो बच्चे ने सरकंडे चश्मा लगा दिया था, ठीक है। चलो ये दे रहा इसका आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं केवल समझाऊंगा, उत्तर का स्क्रीनशॉट, उत्तर दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कहता हूँ सीधे PDF को डाउनलोड करो, तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, एक कहानी यह भी। आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था, और इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया, लेकिन हम ऊपर वाला कवर करेंगे, ठीक है। भटियार खाना, तो देखो भटियार खाना मतलब भट्टी अर्थात चूल्हा से बना होता है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। बाकी देख सकते हो पिता का ऐसा मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर के उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, रोटी पकाने से उन्हें देश और समाज की समझ विकसित नहीं होगी, वह वहां जाकर अपनी योग्यताओं को नष्ट कर देगी। संभवतः इसके लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया था, मतलब तुम्हारा ज्ञान वहां नष्ट हो जाएगा, ऐसा लेखक का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक, जो देखने में प्रिय लगे। समझ गए ना, जो देखने में प्रिय लगे उसे कहेंगे प्रियदर्शी। नेक्स्ट कहता है जिसका वर्णन ना किया गया हो, अवर्णनीय, है ना, जिसका कोई वर्णन नहीं है अवर्णनीय कहेंगे। ये रहा इसका आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। चलिए बेटा
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अथवा कहता है निम्नलिखित वाक्यों में उनके समक्ष लिखे निर्देशों के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ये आज्ञावाचक वाक्य बनाने से प्रश्नवाचक, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर का देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कहता है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकों को फहराने की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो देखो भाई क्या होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये जो झंडे वंडे होते हैं ना, इनका बड़ा योगदान होता है यार। जो पीला झंडा होता है वो किसका सिंबल है पता है आपको? उसका है संक्रमण रोग का। ठीक ऐसे ही हमारे देश का भी एक झंडा होता है, लाल झंडा खतरे का प्रतीक है, हरा झंडा मतलब चलने का सिंबल है। इस प्रकार से सभी झंडे अपना अपना सिंबल डिनोट करते हैं। एंड इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा आपके सामने। 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाइड है, टेंशन की कोई बात नहीं, पूरा पूरा ये आंसर लिख करके चले आना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो काव्यांश ऊपर वाला हम दिखाएंगे, बादल गरजो वाला, ठीक है, घेर वाला, ये देखो पूरा पूरा ही लिखा है, बादल गरजो घेर, यहाँ से यहाँ तक। संदर्भ में क्या लिखोगे, यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराजी है। बाकी संदर्भ वगैरह कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से अच्छे नंबर आते हैं, बिना पढ़े जाओ तो भी कैसे लिखेंगे, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। जो मेरे टॉपर सीरीज आया है इसी के लिए आया है और टॉप कराऊंगा। अब टोटल फ्री हो गया, उसके पहले मैं चार्ज पे कर रहा था, आपको पता होगा। संदर्भ में देखो, यह कविता बादल की गर्जन तर्जन कर घनघोर वर्षा कराने के लिए कह रही है। एंड भावार्थ में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है एक गद्यांश दिया है, इसका भी संदर्भ प्रसंग और अर्थ बताना है। नवाब वाला हम आपको दिखा देते हैं, तो ये रहा देखो भाई सन नवाब वाला, ठीक है। संदर्भ में लिखा है पूर्वत, तो यहाँ पर पूर्वत लिख किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, टेंशन मत लो, पीडीएफ जब मिलेगा तो यहाँ पर पूर्वत नहीं लिखा होगा, बल्कि जो आपका वो है संदर्भ है वही से पूरा पूरा संदर्भ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक, प्रसंग देखिए और इसका व्याख्या दीजिए, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। विशेष वगैरह नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना, केवल जितना पूछा उतना लिखना है। हमें होशियार भी रहना है लेकिन ओवर होशियार नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें समय ना पूछे और हम परीक्षा में छोड़ दे कोई चीज, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 20वां नंबर, अगरबत्ती को विक्रय के लिए मतलब बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। सपोज करो कि तुम एक अगरबत्ती बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ अगरबत्ती कंपनी है, अब तुम अगरबत्ती को कैसे बेचोगे, क्या कह के बेचोगे, तो ये देखो इस प्रकार से आपको बनाना है विज्ञापन। क्या लिखा है, मंगलमय अगरबत्ती, आपके अगरबत्ती का नाम मंगलमय है। ये अगरबत्ती केमिकल रहित है, मतलब इसमें केमिकल नहीं डाला गया है, प्राकृतिक पदार्थों से बनाई गई है। ये अगरबत्ती मोगरा, गुलाब, चमेली, चंदन जैसे अलग अलग सुगंधों में उपलब्ध है, ठीक है। और बाकी देख लो कितना दोगे, 250 ग्राम के बड़े पैकेट में पाइए कितने 25 अगरबत्ती मुफ्त, अरे बाप रे, ठीक है। 90 रुपए के छोटे पैकेट में भी उपलब्ध है ये चीज, ठीक। तो बाकी इस प्रकार से आपको विज्ञापन लिखना है और ये बना देना एक क्या स्टैंड और ये लगा देना अगरबत्ती, यहाँ हो तो माचिस से जला देना, आग जला देना और धुआं निकाल देना और अच्छा बन जाएगा, अट्रैक्टिव, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्या कहता है, अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। 2 दिया गया है, एक ऊपर एक नीचे, मैं नीचे वाले का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। क्या कहता है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। मतलब इसका गद्यांश हो जाएगा सुख और दुख। देखो एक लाइन पढ़ा, इसका शीर्षक निकल गया, ठीक। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, सुख और दुख। नेक्स्ट कहता है उत्साह का स्थान क्या है, तो देखो स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है, मतलब आनंद है, उत्साह का स्थान आनंद है। देख लो पहले लाइन में 2 उत्तर मिल गया, पहली लाइन में, ठीक। इस प्रकार से गद्यांश का आंसर लिखा जाता है। अब कहता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अरे भाई साहब क्या प्रश्न पूछा है, बहुत ही इजी। सारांश कैसे लिखते हैं, ध्यान सुन लो, ये पूरा पूरा तुम पढ़ लोगे, बोलो हाँ, पढ़ लोगे ना, बोलो हाँ, हिंदी में तो लिखा पढ़ लोगे ना, बोलो हाँ। अब इसको तुम लिख दो अपने शब्दों में, जो तुम पढ़े हो, जो तुमको समझ आए वो लिख दो, वही इसका सारांश कहलाता है। लो कर लो बात, तुम देख लेना पूरा पूरा लिख के ना, ऐसे ही पूरे अच्छे नंबर तुमको मिलेंगे, बाकी टेंशन मत लो, मिडिल एजुकेशन तुम्हारे साथ बैठा है यार। नेक्स्ट देखते हैं 22वां नंबर क्या कहता है, अपने जिला के जिलाधीश मतलब कलेक्टर साहब को ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आइए हम लिख देते हैं कलेक्टर साहब को। हेलो कलेक्टर साहब जरा सुनिए, बहुत बाजा बजा रहे हैं, जरा बाजा बंद कर लो, क्योंकि मिडिल एजुकेशन के बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनका पेपर है फरवरी में। देखो सेवा में जिलाधीश ग्वालियर, तुम लिख देना जहाँ की भी होगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, रीवा, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, जहाँ की भी हो वो लिख देना। विषय में लिखोगे परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र में प्रतिबंध लगाने के संबंध में। महोदय सविनम्र निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर से हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। और बिल्कुल सही है भाई, है ना। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थान पर भी बड़ी मात्रा में कर्णभेदी आवाज में मानसिक संतुलन को भी अशांत कर रहे हैं। कर्णभेदी मतलब होता है कान को भेदने वाला, कान को फाड़ने वाला। नहीं बोलते अरे बाप रे कितना तेज कान फट जाएगा लगता है, बस वही कर्णभेदी की बात कर रहा है, ठीक।
वो चीज लिख दोगे। फिर आगे क्या लिखोगे, ठीक। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तार के अंदर मतलब लाउड स्पीकर को परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का दिशा निर्देश अविलंब देने का कष्ट करें। ठीक, इस प्रकार से आप कष्ट कीजिए कि एक भी ना बचे। भवदीय में आप अपना नाम लिखना, जो भी आपका यहाँ पर नागेंद्र लिखा है आपका हो सुरेंद्र, मोहन, पप्पू, चच्चू, कक्कू, नन्नू, जो भी हो वो लिख देना और दिनांक लिख देना आज का, मतलब जिस दिन आप कॉपी लिख रहे हो। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। देख लो, बोला था 23 का 23 दूंगा, दिया ना 23 का 23। 23वां नंबर कहता है निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। मतलब आपको रूपरेखा भी लिखना है, निबंध भी लिखना है। ध्यान देना, रूपरेखा भी लिखना है। रूपरेखा कैसे लिखते हैं बता दूंगा। यहाँ पर कई सारे दिए हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चलो पहले ही देख लेते हैं, ये रहा भाई साहब पहला। अब देखो बेटा, रूपरेखा क्या होता है। रूपरेखा मतलब जो हेडिंग है ना, प्रस्तावना। नेक्स्ट हेडिंग क्या कहता है, नेक्स्ट हेडिंग देखो, रुको जरा सब्र करो, पहले समझ लो तुम। नेक्स्ट हेडिंग कहता है अनुशासन का महत्व। तो हेडिंग एक साइड लिख लो, वही कहलाता है रूपरेखा। फिर उसे वर्णन करो। तो आइए अब वर्णन करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये रहा प्रस्तावना का, टेक स्क्रीनशॉट। ये रहा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ये रहा आगे, ये रहा आगे। बाकी टेंशन मत लो, 100% रियल और जेन्युइन दिया हूँ। पूरा का पूरा अवेलेबल है, तो पीडीएफ के थ्रू आपको एक एक चीज मिल जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं आप अपने मिडिल एजुकेशन पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिडिल एजुकेशन जब भी वीडियो आता है तो डेफिनेटली सबसे हटके और आपको फुल सोल्यूशन साथ लेकर के आता है। और अब इसके अलावा कोई भी आंसर मत लिखना, 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, खुद मिडिल एजुकेशन की टीम द्वारा और मिडिल एजुकेशन के द्वारा आंसर तैयार किया गया है। मैं वीडियो गेन करता हूं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपर सीरीज से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप का, वहां पर जुड़ जाओ। टॉपर सीरीज वहीं से स्टार्ट हुआ है और वहीं पर बच्चे टॉप करने वाले हैं। बाय बाय।